लगता है प्यार से बात समझ नहीं आती तुम्हें। उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि काया की आंखों में तैरती नमी ने उसके गुस्से की लौ को जैसे पल भर को थाम लिया था। लेकिन उसका आह अभी भी उसके चेहरे पर सख्ती बनकर जमी हुई थी। काया वहीं खड़ी थी, उंगलियां आस पास फंसी हुई थी, जैसे खुद को संभाल रही हो, जैसे अगर अभी उसने खुद को नहीं थामा तो बिखर जाएगी। उसे पहली बार महसूस हुआ शब्द कितने भारी हो सकते हैं और सामने खड़ा इंसान कितना दूर। सर मैं बस सच में समझ नहीं पाई। उसकी आवाज इस बार धीमी थी, उस तेज तर्क करने वाली लड़की से बिल्कुल अलग जो कुछ पल पहले उनके सामने खड़ी थी। तेजस वर्मा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद से लड़ रहा हो। एक तरफ उसका अनुशासन, उसकी शक्ति, दूसरी तरफ सामने खड़ी वे लड़की जिसकी आंखों में जिद नहीं लाचारी थी। तुम्हें हर बात बहस बनानी क्यों होती है? उसने धीमी मगर ठंडे स्वर में कहा, पर इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा क्रोध नहीं था। काया ने नजरें झुका ली। बहस नहीं थी सर, बस शायद मुझे लगा कि अगर आप समझाएंगे मैं बेहतर समझ पाऊंगी और शायद आपको भी अच्छा लगेगा। कोई सच में समझना चाहता है। उसके आखिरी शब्द फुसफुसाहट में खो गए। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर गया। दीवार पर टिक टिक करती घड़ी जैसे दोनों की धड़कनों का हिसाब रख रही थी। तेजस ने पहली बार गौर से उसे देखा। वे वही नटखट जवाब देने वाली छात्रा नहीं लग रही थी। वह बस एक लड़की थी जो खुद को साबित करना चाहती थी और शायद उससे थोड़ा सा अपनापन भी चाहती थी। उसका गुस्सा अब खुद उसे भारी लगने लगा। रोना बंद करो, उसने थोड़ा नरम स्वर में कहा, मगर काया की पलकों पर अटके आंसू अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी, उसने भर्राई आवाज में कहा। बस जब आप समझाते हैं तो लगता है सब आसान हो सकता है। ये सुनते ही तेजस के भीतर कुछ पिघला। शायद उसका अभिमान, शायद उसका कठोरपन। वह एक कदम पीछे हटा, जैसे खुद को दूरी याद दिला रहा हो, मगर उसकी आवाज अब उतनी कठोर नहीं निकल रही थी। बैठो, लेकिन इस बार ध्यान से सुनना और बीच में टोको मत। काया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे उसे यकीन न हुआ हो कि उसे दोबारा मौका मिला। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ सवाल नहीं थे, एक भरोसा भी था। तेजस ने किताब खोली, पर पढ़ाते हुए भी उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं था जो वह समझा रहा था। ये दो जिद्दी दिलों के बीच खड़ी गलतफहमियों की दीवार थी। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब काया जल्दीबाजी में कॉलेज के लिए तैयार होती हमेशा की तरह आज भी नाश्ता छोड़कर घर से बाहर निकल आई थी। बल्कि अब तो ये रोज की ही आदत बन गई थी। सबको नाश्ता करवाने के बाद उसके खुद के लिए नाश्ता करने का टाइम नहीं बचता था। बिन माँ बाप की बच्ची थी, अकेले समय बिताना बहुत मुश्किल होता है। वो बस स्टॉप पर खड़ी थोड़ी उलझन में बस का इंतजार कर रही थी। भगवान के नाम पर दे दे, शेरावाली माता के नाम पर दे दे। अपनी गजब सी आवाज में एक मांगने वाली की पुकार सुनते ही काया पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। धूप बहुत तेज थी, उसका चेहरा चमक रहा था। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी। काया अपने बैग की आखिरी जिप खोलते हुए कुछ टटोलने लगी तो उसे 10 रुपए का नोट मिला। काया ने वह रुपए उस मांगने वाली को थमा दिए। भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरे भाग अच्छे करे, तू पढ़ लिख कर अफसर बने और अच्छा वर तुझे हाथ लगे। ये कहते हुए ढेरों आशीर्वाद देने लगी। उस तपती धूप में काया को जैसे ठंडी छांव का एहसास हुआ। तभी बस आ चुकी थी। बस में बैठते हुए वो बिना वजह ही थोड़ी सी मुस्कुरा दी। गोविंद राम के दो बेटे थे, युग और नीरव। उनकी एक बहन थी। युग की शादी रूहानी देवी से हुई थी। उनका एक बेटा शिवम और बेटियां किरण और प्रियंका थी। ओजस्वी, जिसकी शादी दीनानाथ से हुई थी, लेकिन भरी जवानी में ही वो विधवा हो गई थी। उनकी एक बेटी थी काया। पति की मृत्यु के बाद ओजस्वी का रिश्ता दीनानाथ के दोस्त के बेटे से करने की बात चली, जो पहले से शादीशुदा था, अच्छी खासी जिंदगी बिता रहा था। मगर किसी का बसा बसाया घर बर्बाद करने का ओजस्वी का दिल नहीं माना और उसने साफ मना कर दिया। वो विधवा सारी जिंदगी बिताने को तैयार थी क्योंकि वे दीनानाथ से बेहद प्रेम करती थी। इसलिए वो 5 साल की अपनी बेटी को लेकर वापस अपने ही मायके में आकर रहने लगी। भाइयों ने शुरू में तो अच्छा बर्ताव किया, लेकिन वक्त के साथ साथ माँ बेटी उन्हें खटकने लगी। ओजस्वी घर का सारा काम करती ताकि उनकी बेटी की पढ़ाई ना रुके। काया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने 10वीं में टॉप किया था। उसे एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। लेकिन उस पर दोनों भाइयों ने हंगामा किया। हालांकि भाइयों के आगे उन्हें चुप रहना पड़ा।
यूं ही उनकी प्यारी सी बेटी लंबे लंबे बालों वाली, बल्कि गुड़िया जैसी दिखती थी। इतना सब काम करके भी रोज कॉलेज के लिए निकल जाती। कुछ महीने पहले ही उसकी माँ को शुगर की शिकायत हुई थी और इलाज ठीक से ना होने की वजह से वो बढ़ती जा रही थी। ओजस्वी के काम का सारा बोझ अब काया पर आ गया था, जिसे वो पूरी जिम्मेदारी से निभाती थी। लेकिन ढेर सारा पढ़ना उसका सपना था, बल्कि उसकी माँ का भी सपना था कि वो बहुत आगे तक पढ़े। अब वो अपनी माँ के सपने को सच बनाना चाहती थी। कॉलेज पहुंचती तो बस से उतरते ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुई। अरे काया, कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी आया करो। आज कॉलेज में बायोलॉजी के नए प्रोफेसर आए हैं। उसकी सहेली तान्या ने उसे जल्दी से बताया। अच्छा कहते हुए काया उसके साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ चली। आज क्लास में काफी सारे स्टूडेंट थे। यार क्या ही हैंडसम बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी कमाल की है। तान्या और ज्यादा बोली तो काया ने उसे हल्का सा झटका देकर चुप करा दिया। दोनों अपनी अपनी सीट पर जा बैठी। काया अपने नोट्स निकाल रही थी कि उसी वक्त क्लासरूम में वो प्रोफेसर दाखिल हुआ। सब स्टूडेंट बड़े मान सम्मान में उनके लिए खड़े हो गए। काया भी उनमें शामिल थी। इजाजत मिलने पर सब वापस बैठ गए। काया की सरसरी निगाहें प्रोफेसर पर टिक गई। काले बालों में हल्का सा जेल, चेहरे पर सलीके से गिरी लटें, होठों पर हल्की मुस्कान, चेहरे पर अलग सी चमक, चश्मे की ओट में छुपी गहरी आंखें। काया को बेकाबू सी झुंझुनी हुई और उसने तुरंत नजरें झुका ली। मैं यहाँ नया प्रोफेसर हूँ, उसने चश्मा ठीक करते हुए कहा और सब पर एक एक नजर डालकर अपना परिचय दिया। इतना वक्त नहीं है कि सबकी बातें सुन सकूं, इसलिए सीधे पढ़ाई पर आते हैं। वह लैपटॉप खोलकर लेक्चर शुरू कर चुका था। स्लाइड चल रही थी। वह लगातार बोल रहा था, मगर काया को उसके शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। वह तो बस उसे देखे जा रही थी। बोलते हुए वो उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। काया कब उसके शब्द सुन रही थी, वह तो बस उसका चेहरा ही निहार रही थी। शायद उसकी ये बेखबरी सी टकटकी तेजस वर्मा भी नोट कर चुका था। क्लास खत्म हुई। लेक्चर भी उसने एक हफ्ते के लिए सबको अपने सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया। अभी आए 2 दिन हुए थे और प्रोजेक्ट। काया सर झुकाए गुस्से में बड़बड़ाने लगी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूरा लेक्चर बीत चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आया था। ना ही उसने ध्यान दिया था। मिस स्टूडेंट, उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, मेरा नाम तेजस वर्मा है। उसके हाँ में सिर हिलाने पर काया खड़ी हुई। कल सबसे पहले आप प्रोजेक्ट देंगी, आउट ऑफ एनी एक्सक्यूज, उसने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा। काया ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वह जा चुका था, लेकिन काया के लिए एक अधूरी सी कहानी पीछे छोड़ गया था। तुम्हारा मुंह इतना क्यों बना हुआ है? तान्या ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। और क्या बताऊं, बिना सुने बिना समझे बस देखती ही रह गई। काया के मन में यही चल रहा था, अब मैं क्या करूं? मैंने तो लेक्चर ध्यान से सुना ही नहीं। अब कल प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगी? परेशानी से कहती हुई वह उठी, उसके साथ बाहर आ गई। ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो इतने ध्यान से सारी बातें सुनती थी, तुम्हें क्या समझ नहीं आया? तान्या को उसकी लापरवाही पर बहुत हैरानी हुई। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। छोड़ो। उलझन में डूबी काया की हालत देखकर तान्या समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कहे, और अगर समझाने बैठती तो जरूर उसका मजाक उड़ाती। अब कहाँ जा रही हो? तान्या ने पुकारा तो काया रुक गई। प्रोफेसर के पास। ये टॉपिक दोबारा समझना चाहती हूँ। क्या कह रही हो? अभी तो समझा कर गए हैं, फिर दोबारा क्यों समझाएंगे? नहीं समझाएंगे तो प्रोजेक्ट कैसे बनाऊंगी? नखरे मत करो। चलना है तो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं चुपचाप चली जाऊंगी। काया ने अपना सारा गुस्सा तान्या पर उतार दिया और मुंह फुलाए आगे बढ़ गई। स्टाफ रूम से तेजस वर्मा के बारे में पूछते हुए वो उसके केबिन की तरफ बढ़ी। गहरी सांस छोड़कर बहुत हिम्मत जुटाते हुए उसने दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आई मर्दाना आवाज सुनकर एक पल को उसका दिल दहल गया। दरवाजा खोलते ही वह अंदर बढ़ी। प्रोफेसर तेजस सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। काया को अपने कमरे में देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। चाय का कप टेबल पर रखकर उसकी तरफ देखा। यस, बोलिए। सर, जो आपने थोड़ी देर पहले टॉपिक समझाया था, मुझे एक बार फिर समझा दीजिए। काया नर्म लेकिन घबराए अंदाज में बोली, मैं क्लास में समझा चुका हूँ, अगर कोई समस्या थी तो वहीं पूछ लेती। अब अकेले में कैसे समझाऊंगा? तेजस वर्मा के माथे पर बल पड़ गए। आई एम सॉरी सर, मुझे वहां कुछ समझ नहीं आया, इसलिए दोबारा आपके पास आई हूँ। काया को पहली बार बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। आपकी बात का मतलब क्या है? अगर क्लास में समझ नहीं आई है तो क्या गारंटी है कि अब समझ में आ जाएगी? वह गुस्से में बोला। काया ने टिकी नजरों से देखते हुए कह दिया, आप समझा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी भी तो रिवीजन हो जाएगी।
और आपको भी समझाने में आसानी हो जाएगी। दोबारा बच्चों को आसानी से समझा सकेंगे। उसके मुंह से शब्द खुद ब खुद निकलते चले गए। उसे खुद अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है। तेजस वर्मा गुस्से से लाल हो गया। आउट। बस एक शब्द कहकर उसने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। प्लीज, काया घबराकर बोली। सुनाई नहीं दे रहा, दफा हो जाओ यहाँ से। वह गरजा। काया रोने की शक्ल बनाकर उसे देखने लगी। तेजस वर्मा बहुत गुस्से में अपनी जगह से उठा और उसके पास आ गया। लगता है प्यार से बात समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें टच करूं, क्योंकि मैं ऐसी खूबसूरत लड़कियों को टच करता हूं तो मेरे अंदर गुदगुदी होने लग जाती है। मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए बेहतर होगा खुद बाहर चली जाओ। सर, आप में थोड़ा भी लिहाज नहीं, कोई इस तरह से बात करता है? काया नाराजगी से बोली। उसकी बात पर तेजस वर्मा भड़क गया और उसने उसे बाजुओं से पकड़कर दीवार से चिपका दिया। उसकी कमर दीवार से जा टकराई और काया बुरी तरह से चौंक गई। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो काया, वरना ऐसी हद बना दूंगा कि दोबारा झांक भी नहीं सकोगी। वह चेहरे के करीब झुककर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला। अपना नाम सुनकर काया का दिल बेचैन हो उठा। छोड़िए मुझे, दूर रहकर बात कीजिए, वह कांपती आवाज में बोली। वह गुस्से में हंसा। एक तो तुम जवान प्रोफेसर के कमरे में अकेली आ गई हो, ऊपर से भला की खूबसूरत हो, जिस्म तो जैसे शीशे की तरह है, फिर उम्मीद करती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये नामुमकिन है। यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। प्लीज, मुझे जाने दीजिए, काया ने गिड़गिड़ाकर कहा, मगर तेजस वर्मा छोड़ने के मूड में नहीं था। हाथ आई लड़की को कौन छोड़ता है? मुझे अपनी सुरक्षा करनी आती है प्रोफेसर। आप मुझे अच्छे इंसान लगे इसलिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि आप। काया के शब्द रोने में बदल गए। उसकी आंखों में आंसू देखकर तेजस वर्मा पीछे हट गया। वह उदास लड़की के आंसू नहीं देख सका। अब जाओ यहाँ से, उसने गंभीर स्वर में कहा। उसकी ये अचानक नरमी देखकर काया हैरान हुई, मगर बिना शब्द बोले वहां से निकल पड़ी। बाहर गार्डन एरिया में आकर उसने गहरी सांस ली। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई थी। तेरी कृपा है कि सही सलामत लौट आई हूँ। मेरा भी आज दिमाग काम नहीं कर रहा था। बुदबुदाते हुए वो क्लास की तरफ बढ़ गई। प्रोजेक्ट समझने में उसे 2 दिन लग गए, जबकि अब प्रोजेक्ट को जमा करने के लिए बस 2 दिन ही बचे थे और प्रोफेसर का दिन कल था। रात गहरी होती जा रही थी। वो प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। घर के काम भी निपटाने थे। दिन में उसे पढ़ने का वक्त नहीं मिला था, इसलिए वह रात का ही वक्त चुनती थी। नींद के झटके भी आ रहे थे, मगर प्रोजेक्ट पूरा करना भी जरूरी था। वह किसी भी हाल में खराब ग्रेड नहीं लाना चाहती थी। तभी मोबाइल की बेल बजी। काया ने बिन देखे कॉल उठा ली। हेलो, कौन? कंधे और गाल के बीच में मोबाइल दबाए लैपटॉप पर हाथ चलाती रही। 2-3 बार हेलो कहा। जवाब न मिलने पर कॉल काट दी और पूरे ध्यान से प्रोजेक्ट में जुट गई। रात के 2 बज चुके थे। काम करते करते उसकी नजर पास रखे पानी के जग पर जा ठहरी तो देखा जग खाली पड़ा हुआ था। उसे भरने के ख्याल से वह अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ चली गई। पानी का जग भरकर जैसे ही वापस पलटी, तभी उसे सीढ़ियों के पास पिलर के नीचे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह वहीं रुक गई। दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा था, लेकिन ये सोचकर कहीं कोई चोर न हो, उसने जाकर देखना ही ठीक समझा। अपने हाथ में पानी का जग लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहां पहुंचकर रुक गई, ये देखने के लिए कि आखिर वहां कौन है। लेकिन सामने मौजूद उन 2 लोगों को देखकर काया की आंखें फटी की फटी रह गई। पीहू किसी लड़की के साथ अजीब अवस्था में थी। वह लड़का उसके दोनों ब्यूटी बॉर्न को अपने हाथों से मसल रहा था। कभी उसके होठों से चिपक कर उसे किस करता था। बस करो ना, पीहू इतराकर बोली। तुम मुझे प्यार नहीं करने दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें हर पल यूं ही प्यार करता रहूं। महावीर ने उसके होठों पर किस किया तो पीहू शर्माकर लाल पड़ गई। महावीर, तुम अपने मम्मी पापा से बात करो ना, हमारा रिश्ता तय कर दें। पीहू बहुत मनुहार भरे शब्दों में कहा। अपनी बाहें उसके गले के चारों तरफ डाल दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमसे शादी नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। ये कहते महावीर ने उसके कमर के चारों तरफ हाथ फैलाकर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी गर्दन पर झुकते बेसुमार किस करने लगा। पीहू की सांसें तेज हो गई थी। तभी काया के हाथ से पानी का जग छूटकर नीचे गिर पड़ा। कांच टूटने की आवाज से वे दोनों चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पीहू गुस्से से चिल्लाई। काया की तो जैसे जुबान ही गूंगी हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। एक तरफ महावीर पीहू से मोहब्बत का इजहार कर रहा था, दूसरी तरफ रात के अंधेरे में प्रियंका से मिलकर उससे भी प्यार मोहब्बत की बातें किया करता था। यानी वो एक ही वक्त में दोनों बहनों को बेवकूफ बना रहा था।
दोनों बहनें उसे चाहकर भी सच्चाई नहीं देख पा रही थी। काया ने अफसोस से सिर हिलाया। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? मेरी जासूसी कर रही थी। पीहू ने उसकी बांह पकड़कर झकझोरते हुए चिल्लाया। दीदी, मैं तो किचन से पानी लेने आई थी, यहाँ कुछ आवाज सुनी तो चली आई। मुझे लगा कोई चोर होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप और महावीर यहाँ अपनी कीमती समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हो। काया ने कांपती आवाज में कहा। अपनी बकवास बंद करो। कहते हुए पीहू का हाथ उठा और काया के गाल पर 5 उंगलियों का निशान छोड़ गया। तभी शोर सुनकर रूहानी देवी बाहर आ गई। ये सब क्या हो रहा है? ये पानी का जग कैसे टूटा? उन्होंने टूटे कांच की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा। आंटी जी, देखिए ना इसके करतूत। पीहू ने तुरंत बात पलट दी। रात के अंधेरे में न जाने किससे मुलाकात कर रही थी। महावीर और मैं यहाँ आए तो इसे देखकर वह लड़का भाग गया। महावीर पीहू के दोस्त का भाई था। यहीं पर उनके घर में रेंट पर रहता था। अब यह हम पर ही इल्जाम लगा रही है। काया हैरानी से उन्हें देखती रह गई कि पीहू ने कैसे सारा दोष उसके सिर पर मढ़ दिया। नहीं आंटी जी, ये झूठ बोल रही है। काया ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन उससे पहले महावीर बोला। पीहू सही कह रही है आंटी जी। मैंने भी एक लड़के को यहाँ से भागते हुए देखा। रूहानी देवी ने गुस्से से काया की तरफ देखा और उसके बाल पकड़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। रात के इस वक्त चोरी छिपे मुलाकातें करती फिर रही हो और हमें कहती हो कि पढ़ाई कर रही हूँ। आंटी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने किसी से कोई मुलाकात नहीं की। काया रोते हुए बोली। मैं तो यहाँ इन्हें देख कर आई थी। देखा आंटी कैसी बकवास कर रही है, महावीर ने कहा। उसकी बात सुनकर पीहू ने तेज नजरों से महावीर को देखा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही वो इस रिश्ते की बात कर रहा था। अब उससे बहन कहकर बुला रहा था। बदचलन लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? बच्चों पर इल्जाम लगाते हुए, रूहानी देवी ने गुस्से में कहा और 2 थप्पड़ और जड़ दिए। काया लड़खड़ाकर नीचे गिर पड़ी। उसका हाथ टूटे कांच पर लगा और खून बहने लगा। महावीर ने उसका खून देखा तो पल भर के लिए उसके होंठ भिज गए। वह नहीं चाहता था कि उसे चोट लगे, लेकिन वह खुद को ही बचाने में लगा रहा। काया को हो रही तकलीफ उसे अंदर तक तोड़ रही थी और रूहानी देवी का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ। दिल करता है अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूं और तुम्हारे अंकल को तुम्हारी सारी करतूतें बता दूं। लेकिन कहते कहते वह रुक गई और काया फर्श पर बैठी खून से सना हुआ हाथ देखती रही, ये सोचते हुए कि उसकी खामोशी ने उसे कितना अकेला कर दिया है। भगवान का डर आ जाता है मुझे। और तुम पीहू, जाओ यहाँ से अंदर। खबरदार अगर दोबारा बाहर नजर आई तो। रूहानी देवी की सख्त आवाज गूंज उठी। अगर भगवान का डर न होता तो शायद और भी कुछ कहती। ये सोचते हुए पीहू डर के मारे भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि महावीर ने काया को एक नजर देखा, नजरें झुकाई और बिना कुछ कहे अंदर की तरफ बढ़ गया। और तुम? रूहानी देवी ने काया की तरफ उंगली उठाते हुए कहा। जल्दी उठो और ये जो रायता फैलाया है ना, इसे साफ करो, फिर अपने कमरे में दफा हो जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना तुम्हारे अंकल को तुम्हारी सारी करतूतें बता दूंगी। 2 मिनट में तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। इतना कहकर वह गुस्से में अंदर चली गई। काया वहीं फर्श पर बैठी अपने हाथ से बहते खून को देखती रही। धीरे धीरे उस कांच के टुकड़े को निकालते हुए उसकी आंखों से अनजाने ही आंसू टपक पड़े थे। दर्द के साथ उसे अपने माँ बाप याद आ गए, जो कभी उसे कांटा तक नहीं चुभने देते थे। और आज वही काया लहूलुहान पड़ी थी। क्या बिन माँ बाप के बच्चों के साथ यही सलूक होता है? क्या उनका कोई नहीं होता? क्या इसलिए रिश्तेदार अपने भी साथ छोड़ देते हैं? हिचकियों में रोते हुए वह खुद से सवाल कर रही थी। सबने अपनी सुविधा, अपनी सुरक्षा के लिए उसे ही कसूरवार ठहरा दिया था, और जब काया की बारी आई तो वह चुपचाप सिर झुकाकर सब सहती रही। अगले दिन कॉलेज में प्रोफेसर तेजस ने एक नज़र काया की तरफ डाली। वह सिर झुकाए दुपट्टे से अपना चेहरा ढकने का नाकाम कोशिश कर रही थी। आओ अपना प्रोजेक्ट दो, तेजस ने डेस्क के पास खड़े होकर उसे बुलाया। पूरी क्लास की निगाहें काया पर टिक गई। उसका प्रोजेक्ट पूरा था, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह सहज होकर कुछ बोल पाती। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे इस हाल में देखे। सुबह जब वो हाथ पर कपड़ा लपेटकर कॉलेज आई थी, तब तान्या ही उसे अस्पताल लेकर गई थी, बैंडेज करवाया था और लापरवाही के लिए उसे डांट भी लगाई थी। लेकिन काया क्या करती? ना उसके पास इतने पैसे थे और ना ही घर से अस्पताल जाने की इजाजत। तेजस ने उसकी हालत देखते हुए तंज भरे स्वर में कहा, मेरा ख्याल है काया, आपको छुट्टी ले लेनी चाहिए थी। इस तरह की हालत बनाकर प्रोजेक्ट से बचना और सिंपैथी लेना कोई नया तरीका नहीं। उसकी ये बात काया के दिल में तीर की तरह लगी। सबकी शक भरी नजरें उस पर उठ गई थी।
रात की बातें, आंटी के शब्द, दुनिया में अकेले होने का एहसास। उसकी आंखों से आंसू बनकर बह निकले। पलकें उठाकर उसने तेजस की तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत और दर्द था, जैसे किसी ने तेजस का दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वह 2 कदम आगे बढ़ा, फिर खुद को रोक लिया। मिस काया, मुझे नहीं लगता आप अभी प्रोजेक्ट दे पाएगी। जिस दिन जमा करना हो, उस दिन आ जाइएगा। तेजस ने समय रहते हुए कहा। नहीं सर, मैं अभी प्रोजेक्ट दूंगी। काया की कांपती आवाज में भी दृढ़ता थी। आप लैपटॉप पर स्लाइड बदलते जाएं, मैं बोलती जाऊंगी। उसने कहा, क्या तुम ये कर पाओगी? तेजस ने हैरानी से पूछा। 100% सर। काया हल्की सी मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट में अजीब सा आत्मविश्वास था। तेजस उसके पास आकर लैपटॉप ऑन करने लगा। प्रोजेक्ट शुरू हुआ और काया का कॉन्फिडेंस देखकर तेजस सच में प्रभावित हो गया। प्रोजेक्ट इतना शानदार था कि पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी और काया के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। बहुत अच्छा, यू डन वेरी इम्प्रेसिव। तेजस ने तारीफ की तो काया ने बस सिर झुका दिया। घर लौटने के बाद काया ने सबके साथ बोलचाल लगभग बंद कर दी थी। जिन्हें वह अपना मानती थी, वह उसके खिलाफ खड़े थे। प्रभु, प्रियंका, नीनू, सबको वो बहन मानती आई थी, लेकिन पीहू की हरकत के बाद उसका दिल सबसे खट्टा हो चुका था। अब सिर्फ अपने काम से काम रखती थी। सारे काम निपटाकर सीधे अपने कमरे में चली जाती। अगले दिन प्रोजेक्ट जमा होना था। आज उसका सारा काम लगभग पूरा हो चुका था। शाम को कमरे की तरफ जाते हुए उसने अपने नाम की आवाज सुनी। काया, किसी ने पुकारा। पलटकर देखा तो शिवम दूर खड़ा उसे देख रहा था। वह हैरान रह गई, क्योंकि आज तक शिवम ने उससे बात तक नहीं की थी। मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर स्टडी रूम में आओ, उसने रौबदार लहजे में कहा। काया थोड़ा घबरा गई, फिर किचन में जाकर कॉफी बनाई। स्टडी रूम में पहुंची, जहां शिवम एक डायरी में कुछ लिख रहा था। शिवम जी, आपकी कॉफी, उसने धीरे से कहा। यहाँ टेबल पर रख दो और बैठो। शिवम ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी गंभीर आवाज सुनकर काया का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसके साथ क्या होने वाला है। डर से कांपती हुई काया के गले में बड़ी मुश्किल से आवाज निकली थी, जी बोलिए। शिवम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए यूं ही पूछ लिया, किस कॉलेज में पढ़ती हो? काया हैरानी से उसकी तरफ देखती रही, फिर धीमी आवाज में कॉलेज का नाम बताया। शिवम ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया और ठोस लहजे में कहा, ठीक है, कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। उसकी बात सुनते ही काया की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। आप ये क्या कह रहे हैं शिवम जी? मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, कॉलेज नहीं जाऊंगी तो पेपर कैसे दे पाऊंगी? शिवम ने कॉफी का मग उठाते हुए सख्त आवाज में कहा, तुम्हें मेरी एक बार कही बात समझ नहीं आती? नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। किसी और कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन इस कॉलेज में अब तुम नहीं जाओगी। काया की आवाज भर गई। शिवम, अगर मैं कल प्रोजेक्ट जमा नहीं कर पाई तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। शिवम ने गुस्से में जवाब दिया, तो मत बैठना, डिग्री चाहिए तो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर काया सिर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि शिवम गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन सब अपने अपने प्रोजेक्ट जमा करा चुके थे, सिवाय काया के, जो अभी तक कॉलेज नहीं पहुंची थी। तान्या ने कई बार कॉल किया, मगर काया ने एक भी कॉल अटेंड नहीं की। दूसरी तरफ काया का रो रो कर बुरा हाल था। जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपनी नींद, चैन, सुकून सब कुछ बर्बाद किया था, उसी से उसे दूर रखा जा रहा था। शिवम ऑफिस निकल गया तो काया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए भगवान का धन्यवाद किया और प्रोजेक्ट की फाइल उठाकर घर से बाहर निकल पड़ी। आज वो सच में लेट हो चुकी थी। बस नहीं मिली तो किसी तरह ऑटो लेकर कॉलेज पहुंची। जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, सामने तान्या दिखाई दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब आ रही हो? सुबह प्रोजेक्ट जमा होना था। काया ने जल्दी से कहा, ये बातें बाद में, पहले मेरे साथ चलो। वह आगे बढ़ी, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि जमा करने का समय खत्म हो चुका है। तान्या झुंझलाकर बोली, ऐसे थोड़ी चलता है, ये कॉलेज है, कोई रिश्तेदारों का घर नहीं। काया की आंखें भर आई। शिवम ने मुझे कॉलेज आने से मना कर दिया है, कह रहे हैं कि किसी और कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। मैं छुप छुपा कर आई हूँ, तान्या गुस्से से बोली। पहले पीहू और महावीर, अब ये शिवम भी, क्या लोग हैं यार। फिर नरम पड़ते हुए बोली, चल प्रोफेसर तेजस के ऑफिस चलते हैं, आज हमारे पास वजह है, शायद प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लें। तान्या ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा, मैं साथ नहीं चलूंगी, डांट खाने का शौक नहीं है मुझे। तू जा, मैं कैंटीन में इंतजार कर रही हूँ। मजबूरी में काया तेजस के ऑफिस की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर हाथ रखते ही वो खुल गया।
और काया आंखें बंद करके बोलती चली गई, सर प्लीज ये मेरा प्रोजेक्ट है, एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं मजबूरी में फंस गई थी। आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमरे में तेजस के सामने एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में पिस्तौल थी और वो गुस्से में कुछ कह रहा था। पिस्तौल देखकर काया के हाथ पांव कांपने लगे। तेजस को पहली बार खुद पर गुस्सा आया। उसने झटके से काया की बाह पकड़ ली और उसे बाहर ले जाकर दीवार से लगा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और कोई अनकहा डर भी। पिछली बार भी समझाया था, मेरे कमरे में मत आना। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? काया की सांसें तेज चल रही थी। आपके हाथ में पिस्तौल, तेजस ने दांत भींचते हुए कहा। अपनी जुबान संभालो काया, हर हथियार उठाने वाला आदमी गुंडा नहीं होता। काया ने कांपती पलकों से उसकी तरफ देखा। हर कोई नहीं होता सर, लेकिन आप इतने करीब क्यों हैं? तेजस एक पल को ठहर गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो काया के दिल की धड़कन बढ़ा गया, क्योंकि कुछ हालत दूरी नहीं, नजदीकी मांगते हैं। काया का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मेरी शक्ल तुम्हें गैंगस्टर जैसी लगती है? अब की बार उसने सख्त शब्दों में कहा था, मगर उसके लहजे में पहले जैसी खुरदरी धार नहीं थी। जैसे खुद को संभालते हुए उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लौट आया हो। अब मुझे डरा रहे हो? अगर आपने मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सीधा जाकर प्रिंसिपल को सब बता दूंगी। फिर देखना आपको कॉलेज से कैसे बाहर निकाला जाता है। अपनी तरफ से काया ने पूरी हिम्मत जुटाकर प्रोफेसर तेजस को धमकी दी, जिसे सुनकर तेजस के होंठों पर दाएं गाल से एक टेढ़ी सी मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो तुम मेरे खिलाफ जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेंट करोगी? उसने ठंडे मगर डरावने अंदाज में कहा, फिर जोर से पकड़ा। मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तब करोगी ना? उसकी मुस्कान में छुपी धमकी ने काया के दिल को सिहरने पर मजबूर कर दिया और उसे अपने शब्दों पर तुरंत अफसोस हुआ। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे अभी जाने दीजिए। इस बार उसने जल्दी से अपने सुर बदल लिए। जाने तो मैं तुम्हें दूंगा, मगर जब जब मेरा दिल मानेगा। ये कहते हुए तेजस ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खींचकर वापस कमरे के अंदर ले गया, जहां पहले से एक आदमी मौजूद था। तुम फिर से इसे अंदर ले आए हो? सामने बैठा आदमी गुस्से से तेजस को देखते हुए बोला। ये भूत प्रेत है, अपने काम से काम रखो, तेजस ने उसके कान में धीमी सी कहा और काया को एक कुर्सी पर धक्का देकर बिठा दिया। दूसरा आदमी लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। इस लड़की को यहाँ बैठाए रखना सही नहीं है। अगर इसने किसी से कुछ कह दिया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और कर्नल ना तुझे छोड़ेगा ना मुझे। सुरजीत ने तेजस को चेतावनी दी। मैं सब संभाल लूंगा यार, पहले कर्नल को क्लियर करो सब एरिया, तेजस ने तपते हुए लहजे में कहा। काया दोनों की बातें सुनने की भरपूर कोशिश कर रही थी, मगर उसके लिए शब्द अभी भी अधूरे और डरावने थे। वे दोनों उसके लिए किसी रहस्यमयी साये से कम नहीं थे। वह उस वक्त कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे और मुश्किल में फंस जाए। बस किसी तरह यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर तेजस के शिकंजे से निकलना आसान नहीं था। तभी बाहर से जोरदार धमाकों की आवाज आई और दोनों चौंक गए। लगता है उस आदमी ने अपना काम कर दिखाया। हम लेट हो गए हैं, जल्दी करो। तेजस ने झट से लैपटॉप बंद किया, अपनी गन को लोड की, सुरजीत के साथ बाहर निकल गया। पीछे काया को बंद कमरे में छोड़ते हुए उनके जाते ही काया ने गहरी सांस छोड़ी। धमाकों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, मगर उससे ज्यादा जरूरी था यहाँ से निकलना। वह झट से उठी, दरवाजा खोला, बाहर भागी। चारों तरफ धुआं धुआं, आग और अफरा तफरी फैली हुई थी। वह बुरी तरह घबरा गई। भगवान, ये सब क्या हो गया? किसने किया? आंखों में आंसू लिए वह आगे बढ़ी। तान्या, तान्या तुम कहाँ हो? वह कैंटीन की तरफ भागी, मगर घबराहट में रास्ता भूल गई। हाँ, इसी तरफ होगा। वह उसी ओर लपकी, मगर धुएं ने उसकी सांसें रोक दी। वह वहीं रुककर हाँफने लगी। पास ही एक भारी लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था, जिसके नीचे एक लड़का दबा हुआ था। काया ने पूरी ताकत लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, मगर वह हिला तक नहीं। कोई मदद करो प्लीज, ये जिंदा है। वह चीखती रही, मगर सब अपनी जान बचाने में भाग रहे थे। अचानक उस लड़के की आवाज थम गई। काया ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें रुक चुकी थी। वह वहीं थमकर बैठ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक मासूम उसकी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। वह कुछ नहीं कर पाई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने कौन से जालिम लोग थे जो मासूमों की जान ले रहे थे। तभी उसके दिमाग में फिर से तान्या का ख्याल आया। मुझे तान्या को ढूंढना है, वह कहाँ है?
वह झट से उठी, फिर से भागने लगी। चारों ओर से आवाज आ रही थी। लाइब्रेरी, कैंटीन के बाकी एरिया सुरक्षित किए जा चुके हैं, मगर इन्हीं 2 जगह पर सबसे ज़्यादा छात्र थे और बहुत सारी जानें चली गई हैं। ये सुनते ही काया को लगा जैसे हवा काँप कर रह गई हो। नहीं, नहीं, तान्या को कुछ नहीं हो सकता। वह दीवानों की तरह भागी और किसी से जोर से टकरा गई। सामने तेजस था। उसने उसे यूं भागते देखा तो रास्ता रोक लिया। आगे नहीं जा सकती हो, कंडीशन ठीक नहीं है, तेजस ने ऊंची आवाज में कहा। मेरी दोस्त वहां है कैंटीन में, वो मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दीजिए। काया रोते हुए चिल्लाई। तेजस अपनी टीम के साथ रेस्क्यू में लगा हुआ था, मगर इस वक्त काया को संभालना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया था। सुरजीत ने इशारा किया कि उसे यहाँ से हटा लो। वह नहीं चाहता था कि इस वक्त किसी की नजर उन पर जाए, क्योंकि वह खुद एक गुप्त मिशन पर थे। तेजस काया को खींचकर एक तरफ ले गया। तुम पागल हो, समझती क्यों नहीं हो? मैं मना कर रहा हूँ, वहां जाना खतरनाक है। इस वक्त तुम्हें घर जाना चाहिए। मेरी दोस्त, मेरी तान्या, वो मेरा इंतजार कर रही थी। काया बस यही बड़बड़ा रही थी, जैसे तान्या का नाम उसके दिमाग में अटक गया हो। वह कुछ सुन नहीं पा रही हो। मिल जाएगी तान्या, मैं उसे ढूंढ लूंगा, तेजस ने कहा और उसके दोनों गालों को थाम कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ लिया। काया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू और टूटता हुआ भरोसा साफ झलक रहा था। इसलिए तेजस को अपना गुस्सा पीना पड़ा। उसने बेहद नरमी से उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह पल छोटा था, मगर काया के दिल को जैसे किसी ने ढाल दे दी हो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं, मैं जाकर सब देख लेता हूँ, ठीक है? लेकिन तुम वादा करो, जिस गाड़ी में मैं तुम्हें बिठाऊंगा चुपचाप उसमें बैठकर घर जाओगी। उसकी आवाज धीमी थी, मगर शब्द सख्त थे। वह बच जाएगी ना? काया ने हिचकियों के बीच पूछा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, बस तुम अब घर जा रही हो बिना किसी आर्गुमेंट के, कहते हुए तेजस ने उसे अपने दोस्त के साथ भेज दिया और खुद फिर उस धुएं और आग और खतरे की तरफ लौट गया, जहां उसका फर्ज और उसका रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। घर भेजकर वह खुद हादसे वाली जगह पर पहुंच गया, जहां इस वक्त हालत बेहद भयावह थे। कॉलेज, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल, हर तरफ बस एक ही खबर चल रही थी कि कॉलेज के भीतर 2 जगह पर बम धमाके हुए थे, जिनकी वजह से कई मासूम जान चली गई थी। हर चेहरे पर डर, हर आंख में सवाल, हर दिल में एक अनकहा डर था। पुलिस और आर्मी के अफसर पूरी ताकत से हालात संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक छोटी सी चूक ने दुश्मनों को अपना मंसूबा पूरा करने का मौका दे दिया था। नुकसान इतना बड़ा था कि पूरे शहर में मातम सा छा गया था। उसी वक्त अपने कमरे में बैठी काया फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार तान्या की यादें घूम रही थी। कैसे तान्या उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती थी, कैसे बिना उसके माने कैंटीन की तरफ कदम भी नहीं बढ़ाती थी। न जाने इस वक्त वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। काया बार बार तान्या को फोन कर रही थी, लेकिन हर बार फोन बंद जा रहा था। उसके पास तेजस का नंबर भी तो नहीं था कि उससे पूछ सके। उधर घर में टीवी चल रहा था। हर चैनल पर वही खबरें, वही चीखें, वही लाशों की तस्वीरें। सीमा देवी ऊंची आवाज में कह रही थी, भगवान ऐसे दुश्मनों को ऐसी मौत दे जिनका कोई धर्म नहीं होता, जो छोटे छोटे मासूम बच्चों की जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। कभी कॉलेज में घुस जाते हैं तो कभी स्कूल में। पास बैठे शिवम की आंखें उठी और वह भी गुस्से से बोल पड़ा, ऐसे लोगों को भगवान 1 मिनट की भी मोहलत ना दे, जिनके अपने बच्चे होते हुए फिर भी वे दूसरों के बच्चों को बम के हवाले कर देते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी का भी गले से पानी उतरने का मन नहीं कर रहा था। तभी शिवम गंभीर आवाज में बोला कि मम्मी, मुझे कॉफी पिला दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वह उठ गया। सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। सीमा देवी भी चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। कुछ दिन इसी तरह शोक में बीत गए। जिंदगी बाहर से तो फिर से चलने लगी थी, लेकिन काया की जिंदगी वहीं थम गई थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड तान्या अब इस दुनिया में नहीं थी, और इस सच्चाई ने काया के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था। कई दिनों तक वह तेज बुखार में पड़ी रही। इन दिनों नीनू उसका बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन नीनू ने आकर कहा कि काया दीदी, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। काया ने कमजोर आवाज में कहा कि उसे अंदर भेज दो या कह दो कि बाद में आए, लेकिन नीनू ने बताया कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आपको ही बाहर आना होगा। मजबूरन काया उठी और बाहर आई। सामने तेजस को खड़ा देखकर वह चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में अनजाना सा डर उतर आया।
तेजस ने नरम आवाज में कहा कि वह कई दिनों से उसे कॉलेज में नहीं देख रहा था, इसलिए हालचाल पूछने आ गया। काया ने गुस्से में कहा, कॉलेज के हालत देखने के बाद क्या अब वहां पढ़ाई हो सकती है? तेजस ने कहा कि कुछ एरिया खोल दिए गए हैं। काया ने तंज कसते हुए पूछा, वैसे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है कि आप यहाँ तक आ गए? तेजस के जवाब से पहले ही शिवम वहां आ गया। उसने तेजस को देखते ही सख्त आवाज में पूछा, तुम्हें हमारे घर की लड़की की फिक्र क्यों है? तेजस ने बिना डरे कहा, अगर वह फिक्र नहीं करेगा तो क्या शिवम करेगा? इस बात पर शिवम का दिल जोर से धड़क उठा। उसने गुस्से में चेतावनी दी कि अगर तेजस हद से आगे बढ़ा तो वह उसे इस घर से निकाल देगा। तभी काया ने हैरानी से पूछा, क्या शिवम तेजस को पहले से जानता है? तेजस मुस्कुराया और बोला, इस घर से उसे कोई नहीं निकाल सकता। तभी सीमा देवी और घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। तेजस ने युग की तरफ देखते हुए कहा कि उसकी एक अमानत अब भी उनके पास है और जब तक वह यहाँ है वह आता ही रहेगा। युग ने गुस्से में कहा, यहाँ उसकी कोई अमानत नहीं और उसे वापस चले जाना चाहिए। तेजस ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उन्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती, इसलिए अब वह उन्हीं की जुबान में बात करेगा। ये कहकर वो काया की तरफ बढ़ा और उसका हाथ थाम दिया। उस एक पल में जैसे काया की सांसें थम गई। तेजस की उंगलियों की गर्माहट उसके ठंडे पड़ते हाथों में उतर गई। डर, भरोसा, एक अजीब सी खिंचाव उसकी आंखों में झलक उठा। शिवम गुस्से में आगे बढ़ा और चिल्लाया, हाथ छोड़ो तेजस। काया ने घबराकर तेजस की तरफ देखा, कांपती आवाज में पूछा, वो क्या करना चाहता है? क्या वह भी उसे मार देगा? तेजस ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसकी मंगेतर है, अब उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। युग ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि बचपन की मंगनी की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे सब भूलना चाहिए। तेजस ने साफ शब्दों में कहा कि काया उसी की रहेगी और उसी वादे के सहारे वह इतने सालों से जिंदा रहा है। उसने काया का हाथ और मजबूती से थामते हुए कहा कि अब वह उसे यहाँ से लेकर चला जाएगा और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। उसकी आवाज में धमकी थी, लेकिन काया के दिल में उस आवाज के साथ एक अजीब सा अपनापन भी उतर रहा था, जैसे किसी तूफान के बीच कोई मजबूत सहारा मिल गया हो। उसकी भूल है, मेरा पीछा करने के बजाय अगर आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तेजस ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पीछे पलटकर कहा था। उसके शब्द किसी हथौड़े की तरह पूरे घर में गिरे थे। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ चुकी थी। तेजस के निकलते ही पूरा घर पुलिस से चारों तरफ घिर चुका था। ये सब क्या है शिवम? तेजस क्या कहकर गया है? युग ने कांपती आवाज में पूछा, पापा वह झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। शिवम ने घबराकर सफाई दी, लेकिन तभी पुलिस अंदर आ चुकी थी। शिवम को तुरंत कस्टडी में लिया जा रहा था। क्यों ले जा रहे हो मेरे बेटे को? छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सीमा देवी चीखती हुई आगे बढ़ी, लेकिन पुलिस अफसर ने शांत स्वर में कहा कि आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और हमारे पास ठोस सबूत है, हमें उन्हें ले जाना होगा। आप सहयोग करें। युग का दिल जैसे सीने में धक से रह गया। उनका इकलौता बेटा, जवान बेटा, किन कामों में फंस गया था, ये सोचकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शिवम को पुलिस ले जा चुकी थी। पूरे घर में बेचैनी, डर और सन्नाटा भर गया था। युग ने अपने जान पहचान वालों को फोन किए, लेकिन कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। सबूत इतने पुख्ता थे, कोई भी इस केस में हाथ डालने से डर रहा था। घर का सारा ध्यान अब काया से हटकर शिवम पर आ चुका था। उधर गाड़ी में बैठी काया गुस्से और दर्द से भरी आवाज में बोली, आप मुझे झूठ बोलकर कहाँ लेकर जा रहे हैं प्रोफेसर? तेजस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। ऑफिसर तेजस, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप घर वालों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। सच बताइए, आप चाहते क्या हैं? काया की आवाज ऊंची हो गई थी। तेजस ने झटके से गाड़ी किनारे पर रोकी और सख्त लहजे में कहा, पहली बात आप अपनी आवाज नीचे रखो, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी, जिसमें अधिकार भी था, चिंता भी। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद गंभीर स्वर में बोला, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज ही मिल जाएंगे। ये सुनकर काया सहम गई और पूरे रास्ते एक शब्द नहीं बोली। गाड़ी एक बड़े से बंगले में दाखिल हुई। बाहर लगे नेम प्लेट पर तेजस का नाम चमक रहा था। हम कहाँ आए हैं?
क्या ये आपका घर है? काया ने हैरानी से पूछा। तेजस ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा, हाँ। वह नीचे उतरा। फिर काया भी उतरी। चलो। उसने उसका हाथ थाम लिया। तेजस की पकड़ मजबूत थी, जैसे वो उसे खोने नहीं देना चाहता था। काया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथों की गर्माहट उसके भीतर तक उतर रही थी। अंदर पहुंचते ही काया को सच्चाई से रूबरू करवाया गया। तेजस कोई और नहीं, बल्कि काया के पापा के सबसे करीबी दोस्त का बेटा था। बचपन में जब काया सिर्फ 2 साल की थी और तेजस 10 साल का था, तब दोनों की मंगनी हुई थी। दो गहरे दोस्त खुशी खुशी ये रिश्ता जोड़ चुके थे, लेकिन वक्त ने सब कुछ उजाड़ दिया। काया के पापा के जाने के बाद हालात ऐसे बदल गए, सब बिखर गया। काया की माँ उसे लेकर अपने मायके चली गई और जाते जाते वादा लिया गया कि काया की पढ़ाई पूरी होने तक इस मंगनी का जिक्र किसी से नहीं होगा। तेजस और उसके पिता ने उस वादे को निभाया। तेजस हर पल हर सहायक की तरह काया के आसपास रहा, बिना खुद को जाहिर किए। जब काया की माँ ओजस्वी की मृत्यु हुई थी, तब वो अपने पिता के साथ वहां गया था, लेकिन किसी ने उनसे बात तक नहीं की। वे चुपचाप लौट आए। कई बार तेजस अपने पिता के साथ काया को लेने पहुंचा, अपनी अमानत मांगी, लेकिन हर बार उन्हें ठुकरा दिया गया। युग साफ कह चुका था कि वो काया का रिश्ता अपने मुंह बोले बेटे शिवम से करेंगे। ये बात तेजस से छुपी नहीं थी। उसने अपने पिता को शिवम के हर काले सच से अगवा कराया और फिर अपने मिशन में लग गया। उसने सबूत इकट्ठे किए और उसी दौरान उसे पता चला कि कॉलेज बम धमाकों की साजिश में शिवम शामिल है। इसी वजह से वह कॉलेज में प्रोफेसर बनकर आया था। काया उसके बहुत करीब थी, लेकिन वह अपने और उसके रिश्ते की सच्चाई उसे नहीं बता सकता था। हादसा हुआ, कई जाने गई, लेकिन वक्त रहते एक बड़े गैंग को पकड़ा गया, जिनमें शिवम भी शामिल था। ये सुनते ही काया की आंखें भर आई। उसने अपने पापा के दोस्त के तरफ देखा, टूटती आवाज में कहा, अंकल जी। फिर तेजस की तरफ देखकर बोली, मेरे पापा के दोस्त, मेरे अंकल। इतने सालों बाद याद आया कि आप मेरे अपने हैं। उसके शब्दों में दर्द था, शिकायत थी, तड़प थी। जिस वक्त मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत थी, तब आप लोग नहीं थे। मैंने कैसे-कैसे काटे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं। वह रोते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ी। तेजस ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। छोड़िए मुझे, वो बुरी तरह से रो रही थी। तेजस की आंखों में दर्द उतर आया। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन ठहरी हुई थी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, काया। काया ने गुस्से और आंसुओं में डूबकर कहा कि उसे किसी के साथ नहीं रहना। उसे अभी इसी वक्त अपने मामा के घर छोड़ दिया जाए। तेजस ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, वहां जाना चाहती हो जहां तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार हुआ है? काया ने तंज कसते हुए जवाब दिया, ये तो पहले भी होता आया है, अब भी हो जाएगा। आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? उसी पल कमरे में सन्नाटा टूट गया, क्योंकि अंकल के फोन पर अचानक किसी की कॉल आने लगी थी। तो वे कॉल अटेंड करने के लिए दूसरी तरफ बढ़े। तेजस ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए काया को अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में जाते ही उसने दरवाजा लॉक कर दिया और उसकी कमर से खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। काया खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन तेजस की पकड़ बहुत मजबूत थी। वह उसे अपने सीने से लगाए आंखें मूंद कर कुछ पल यूं ही निहारता रहा। धीरे धीरे काया हार गई। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए, क्योंकि वह किसी भी हाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तेजस ने उसकी थकी हुई सांसें और कांपते शरीर को महसूस किया। फिर आंखें खोलकर उसका चेहरा देखने लगा, जो आंसुओं से तर था। आई एम सॉरी, मेरे किसी भी व्यवहार से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा और उसके माथे पर एक नरम सा किस किया। काया को अपने से लिपटे हुए उसने उसे सुकून देने की कोशिश की। उसके इस प्यार भरे व्यवहार पर काया के दिल के दरवाजे उसके लिए खुलते चले गए। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपकी मंगेतर थी तो आपको चाहिए था कि आप मुझे अपने साथ रखते, अपने घर में, ना कि उनके साथ जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी। वह रोते हुए शिकायत करने लगी। तेजस ने भगवान का शुक्र अदा किया कि कम से कम वह उससे बात तो कर रही है। जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे बहुत पहले ये बात बतानी चाहिए थी, लेकिन एक लंबा सफर आड़े आ गया। पर अब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्यास है। तुम मेरा जुनून हो, मेरा इश्क हो। उसने बेहद गहराई से कहा। उसकी बातों पर काया तिलमिला उठी।
आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप मुझे यहाँ रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं ना? वह गुस्से में बोली, मैं बचपन से तुम्हें जानता हूँ और रोते हुए तुम बहुत ही बुरी लगती हो। तुम्हारे आंसू मुझे ना बचपन में अच्छे लगते थे और ना आज। ये मोहब्बत आज की नहीं है। मैं 10 साल का था तब से शायद उस वक्त प्यार के नाम को नहीं जाना था। लेकिन ये दिल तब से जुड़ चुका है और अब ये ना खत्म होगा, ना मिट पाएगा और ना ही इतना आसान है तुम्हारे नाम को इस दिल से मिटा पाना। उसकी बातों पर काया ने सिर झुका लिया। आपने अगर मुझे यहाँ लाना था, तो बाकायदा मेरी शादी करके मुझे विदा करवा कर तब लेकर आते। वह शिकायत भरे लहजे में बोली। तेजस जोर से हंसा और बोला, मेरी मंगेतर, लेकिन एक सच्चाई और बाकी है। जब तुम 6 साल की हुई थी, तब तुम्हारी माँ चुपके से हमारे यहाँ आई थी। तुम्हारी और मेरी शादी मंदिर में करवा दी गई थी। अब तुम्हें शादी की भी कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही मेरी पत्नी हो। रही बात विदाई की, तो मेरी जान, हुक्म जैसा होगा वैसा ही होगा। वैसे भी मुझे सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली है और उस 1 महीने में मैं तुम्हारे साथ पूरा एंजॉय करना चाहता हूँ। छुट्टी? कैसी छुट्टी? तुम्हें अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा पति सीक्रेट ऑफिसर है, एक आर्मी है? तेजस ने अपने अंदाज में कहा तो काया ने उसे सल्यूट कर दिया। उसे ऐसा करते देखकर तेजस ने प्यार से उसे देखा। उसकी मासूमियत पर वह दिलो जान से फिदा हो गया था। उसने खींचकर उसे सीने से लगा लिया, उसके नरम नाजुक होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। काया ने बेचैनी में पीछे हटाना चाहा, लेकिन तेजस उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो बहुत प्यार से उसके होठों पर झुका। काया की सांसें रुकती हुई महसूस हुई। उसके अंदाज में जुनून था। काया के लिए खुद को संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जितना वह उसके होठों से अपनी प्यास बुझा रहा था, उतनी ही प्यास बढ़ती जाती थी। जब उसने महसूस किया कि काया की सांसें थमने लगी है, तो वह थोड़ा सा पीछे हटा। कैसा लगा पहला तोहफा? उसने उसके गाल को छूते हुए चाहत भरे शब्दों में जवाब दिया। काया ने खुद को उसके सीने में छुपा लिया। अरे मेरा बच्चा शर्मा गया, ये कहकर उसने ठहाका लगाया। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जबकि काया के चेहरे पर हैरानी के कई रंग बिखरे हुए थे। तेजस ने बहुत खूबसूरत तरीके से उसके साथ दोबारा शादी की और उसे अपनी पत्नी घोषित किया। एक तरफ उसके मामा का परिवार ना चाहते हुए भी शादी में शामिल हुआ। सब लोग काया को देखकर हैरान थे, उनके चेहरे पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसके मामा की बेटियां पीहू और प्रियंका, जिनका हाल सबसे बुरा था। महावीर, जिसे वे दोनों डेट कर रही थी, उसने उसे शादी नहीं की थी, बल्कि किसी और लड़की से कर ली थी। दोनों बहनें महावीर से प्रेग्नेंट हो गई थी। महावीर अब जेल में था और पीहू और प्रियंका बच्चे को जन्म देकर बिन ब्याही मां बन चुकी थी। उनके पिता ने मजबूरी में उनकी शादी तलाकशुदा आदमियों से कर दी थी। महावीर ने उनके अलावा कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। आज वे दोनों बुरी तरह से पछता रही थी। काया को देखकर उसकी किस्मत पर नाज कर रही थी। जहां काया कभी घर का सारा काम करती फिरती थी, आज वहीं पर एक महल की मालकिन थी और इतना हैंडसम पति, जो उसे एक पल के लिए भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उनके दिलों में आग और जहर दोनों भर गया था। ये पूरा परिवार शादी से लौट आया था और कई दिनों तक काया की किस्मत के बारे में सोचता रहा। उसकी मामी अपनी बेटियों की किस्मत देखकर रोती रहती, जो आए दिन अपने पतियों की मार खाकर घर में पड़ी रहती थी। काया और तेजस की शादी बहुत धूमधाम से हुई और उनकी जिंदगी खुशहाली से भर गई थी। और उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी खुशहाली से गुजर रही थी, हर दिन मानो किसी नए सपने का उत्सव बन जाता था। वहीं पीहू और प्रियंका काया के रोज के नए नए स्टेटस और नई नई जगहों की तस्वीर देखकर अंदर ही अंदर जल भूनकर राख होती जाती थी। उनके दिल में जलन का ऐसा जहर भर चुका था, जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। लेकिन काया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि काया की जिंदगी अब उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जहां दूसरों की नजरें मायने नहीं रखती थी। अक्सर दुनिया यही कहती है, जो बच्चे अनाथ होकर माँ बाप के साए से वंचित रह जाते हैं, उनकी जिंदगी बस संघर्ष और तन्हाई से भरी होती है। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि भगवान ऐसे बच्चों को अपनी खास छत्र छाया में रखता है। उन्हें वहां से उठाता है जहां से इंसान देख भी नहीं पाता। और काया के साथ भी भगवान ने ऐसा ही दिल छू लेने वाला चमत्कार कर दिखाया, जिसने उसे सिर्फ हालातों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच से भी ऊपर उठाया था। जिस लड़की को कभी तरस और दया की नजरों से देखा गया था,
आज वही लड़की सबकी नज़रों में सम्मान और इज्जत की मिसाल बन चुकी थी। काया की मुस्कान के पीछे वह दर्द छुपा था जिसे उसने अकेले जिया। वह रातें छुपी थी जिसने उसने रोते हुए भी भगवान पर भरोसा नहीं छोड़ा। और शायद यही वजह थी, भगवान ने उसकी तकदीर को अपने हाथों से लिखा। तो दोस्तों, कभी भी किसी अनाथ या बेसहारा इंसान को अपने से कमतर ना समझिए, क्योंकि आप नहीं जानते भगवान उसके लिए कौन सा चमत्कार लिख चुका है। जरूरत के वक्त उनकी मदद कीजिए, उनका सहारा बनिए, क्योंकि जब आप किसी टूटे हुए इंसान का हाथ थामते हैं, तो असल में भगवान का हाथ थामते हैं। और जो लोग भगवान की इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, वही उसकी कृपा के सच्चे हकदार बनते हैं। क्या पता जिस इंसान को आप आज छोटा समझ रहे हैं, वही कल भगवान की रहमत बनकर आपकी जिंदगी में उजाला भर दे। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।